कटल एक साधारण फैंटेसी का दीवाना था जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब दुनिया के हर कोने में घूमता है। वह हर समय प्रार्थना करता है कि उसे एक मौका मिले किसी फैंटेसी दुनिया में इसेकाई होने का। और फिर एक दिन वह जागता है और खुद को एक बारबेरियन के रूप में पाता है, बर्फ के मैदान के बीच में। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया में जिसका सेंटर एक सफेद बर्फ का वेस्टलैंड है, जिसमें खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं जैसे व्हाइट डेमन स्नेक, जॉइंट बेयर्स और बड़े चूहे जिनके पंख होते हैं। इस दुनिया में एक एम्परर था जो इस सफेद वेस्टलैंड से जिंदा निकला और लोगों को बताया कि इस पूरी जगह का सबसे खतरनाक चीज मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि वह बारबेरियंस थे जो वहां रहते हैं। जब सीन बदलता है, एक बारबेरियंस का ग्रुप इस मैदान में घूम रहा है। वे मॉन्स्टर्स को काट रहे होते हैं। कटल को लगता है कि वह इन साधारण दिमाग वाले जंतुओं के बीच सही से फिट नहीं होता। वह शिकायत करता है कि उसे कितना वक्त इनके साथ रहना पड़ रहा है। कटल उन्हें मूर्ख कहता है, जबकि एक लेडी बारबेरियन लात टपकाती है और पूछती है कि यह मूर्ख क्या कोई खाने की चीज है। कटल इन बेवकूफों को कहता है कि वह इस मॉन्स्टर को ना खाएं क्योंकि इसका पॉइजन उन्हें मार सकता है। फिर भी बाकी सब उसे पूरा खा जाते हैं और चिंता करने के बजाय उन्हें लगता है कि इसे खाना कोई बहादुरी का काम है। बॉल बारबेरियन ग्रेटा को अचानक उल्टी जैसा लगता है और वह बुरी तरह से खांसने लगता है। लेडी बारबेरियन उसे चेक करने के लिए दौड़ती है और उसे कहती है क्या वह ठीक है, यहाँ तक कि उसे जोर से थप्पड़ भी मारती है जिससे वह गिर जाता है। कटल कभी बारबेरियन बनना ही नहीं चाहता था। वह याद करता है कि कैसे वह एक जादुई दुनिया में फैंटेसी भरी जिंदगी का सपना देखता था। वो एक ओताकू लवर था जिसने एक दिन गुस्से में आकर अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपनी जिंदगी पीछे छोड़ के एक सफर शुरू किया। दुनिया भर में घूमा, माउंट एवरेस्ट चढ़ा, धरती के सेंटर तक पहुंचा और यहां तक कि दुनिया के सबसे सदर्न पॉइंट तक गया। सब कुछ बेकार गया जैसा होना चाहिए था, क्योंकि रियलिटी और फैंटेसी दो पूरी तरह अलग चीजें हैं। हर रात सोने से पहले वह दुआ करता था कि उसका रीइंकार्नेशन किसी जादुई दुनिया में हो, और एक दिन यह नामुमकिन बात सच हो गई। जब सीन फिर बदलता है, एक नोबल का कैरेज और उसके एस्कॉर्ट्स किसी वजह से इस सफेद वेस्टलैंड से गुजर रहे हैं। एक मर्सिनरी ठंडी के बारे में शिकायत करता है और एक ब्लॉन्ड मस्कुलर कैप्टन उसे कहता है कि और कपड़े पहन ले, नहीं तो ठंड से मर जाएगा। एक और बंदा इस प्रोटेस्ट में शामिल होता है, कहता है कि यह डिलीवरी की जॉब लेना एक बेवकूफी का प्लान है, चाहे इनाम कितना भी बड़ा हो। ब्लॉन्ड कैप्टन उनको चुप रहने को कहता है और बताता है कि वह यह मिशन एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब पीछे नहीं हट सकते। दूसरा बंदा जवाब देता है कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वेस्टलैंड इतना खराब होगा। कैरेज के अंदर एक बटलर आकाशा फैमिली की नोबल लेडी से पूछता है कि क्या वह ठीक है। मेलना हाँ में जवाब देती है, जबकि बाहर एक एस्कॉर्ट शिकायत करता है कि वह ठंड से जम जाएगा। बटलर इस बात को इंसल्ट समझता है, पर मेलना उसे इतना सख्त होने से रोकती है क्योंकि यह लोग भी इंसान हैं। वह बटलर से कहती है कि उन्हें थोड़ी देर के लिए अंदर आने दे, पर बूढ़ा आदमी मना कर देता है। उसको याद दिलाता है कि इस सफेद वेस्टलैंड के अंदर कितने खतरे हैं। जब मेलना पूछती है कि क्या उसका मतलब मॉन्स्टर्स हैं, बटलर उसे एम्परर की स्टोरी के बारे में बताता है जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। इस मकसद के लिए एम्परर ने इस सफेद वेस्टलैंड में कई योद्धाओं और सिपाहियों के साथ सफर किया ताकि इस पर कब्जा करे। वो वहां कई दशकों तक रहा और जब उसका एम्पायर टूट गया, वह अकेला एक छड़ी लेकर वापस आया। वह आदमी अपने सारे लोग खो चुका था और ऐसी बातें करता था जैसे वह पागल हो गया हो। उसने बताया कि वेस्टलैंड मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है, पर वहां सबसे खतरनाक चीज वह मॉन्स्टर्स नहीं थे बल्कि बारबेरियंस थे। फिर बटलर कहता है कि यह बस एक स्टोरी है जिसे वह कंफर्म नहीं कर सकते कि इसमें कितनी सच्चाई है। मेलना बहस करती है कि एम्पायर शब्द सही हो सकते हैं क्योंकि जिन मॉन्स्टर्स का उसने बताया था वो उनमें से बहुत सारे यहाँ देख चुके हैं। फिर वो बात करते हैं कि भले ही इन बारबेरियंस को किसी ने नहीं देखा जिसका कंफर्म हो कि वह रियल हैं या नहीं, फिर भी उन्हें सावधान रहना चाहिए। कुछ अजीब सा बंदा जिसका नाम यूरो था, उसने इन बारबेरियंस के बारे में ढेर सारी कहानियां सुन रखी थीं। तभी कैप्टन सबको रुकने को कहता है क्योंकि वह किसी को उनकी तरफ आते देख रहा है, जबकि उसे बस एक झलक ही दिखी थी। वह सबको बताता है कि उसके पास अच्छी और बुरी दोनों खबर है। अच्छी खबर यह कि जो चीज उनकी तरफ आ रही है वह छोटी साइज की है, और बुरी खबर यह कि उसे यकीन नहीं कि यह इंसान है या एम्परर की स्टोरीज वाला बारबेरियन। अचानक जब वह बारबेरियन उनके करीब आता है, वह शिष्टाचार से कहता है कि वह बस इधर उधर घूम रहा था और वह दूसरे बारबेरियंस को देखकर बोर हो गया है। कटल कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी आउटसाइडर से मिलेगा,
और उनको हेलो करता है। कटल कहता है कि उसे उनको देख के खुशी हुई। वो कैप्टन से पूछता है कि क्या यह एक मर्चेंट का कैरेज है और क्या वह इसकी प्रोटेक्शन के लिए रखे गए गार्ड्स हैं। जब कैप्टन इसकी पुष्टि करता है, कटल मजाक में कहता है कि उनको वापस चला जाना चाहिए और वो कहता है कि उसे यकीन है कि वह उसकी बात नहीं सुनेंगे। कटल आगे बढ़कर पूछता है कि क्या कैरेज में कोई है और सब इतने डरे हुए होते हैं कि एक शब्द भी नहीं बोल पाते। बारबेरियन कहता है कि वह भी मर्सिनरी के रूप में काम करना चाहता है। कैप्टन कंफर्म करने के लिए पूछता है कि कटल का मतलब क्या है और हमारा हीरो बस अपनी बात दोहराता है, समझाता है कि वह इस कठोर सफेद वेस्टलैंड से गुजरने में उनकी मदद की ऑफर दे रहा है। कैप्टन यकीन नहीं कर पाता कि मिथ का एक बारबेरियन उनके साथ ज्वाइन करना चाहता है और बस यही मांगता है कि उसे हायर किया जाए। वह कटल से पूछता है कि क्या वह उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझता, जिस पर कटल बोलता है कि अगर वह उनका दुश्मन होता तो वह अब तक जिंदा नहीं होते। कैप्टन मेलना से पूछता है कि क्या उसने यह सब सुना। कैप्टन पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेडी उससे पूछती है कि क्या होगा अगर वह इस बड़े बंदे से लड़े, और जब ब्लॉन्ड कैप्टन कहता है कि वह इस बारे में सोच भी नहीं सकता। मेलना उसे कहती है कि इस बारबेरियन की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। ब्लॉन्ड कैप्टन फिर बारबेरियन की तरफ मुड़ता है और उसे बताता है कि कैरेज के अंदर वाली नोबल ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। कटल को यह बहुत अच्छी खबर लगती है और उसकी हंसी सुनकर सब डरे के मारे अपनी पैंट गीली कर देते हैं। कटल उनको रिलैक्स करने को कहता है और फिर मांग करता है कि उसे इंचार्ज से मिलने दिया जाए। कैप्टन घबरा जाता है और हमारे बंदे से कहता है कि अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो उसे पछतावा होगा। मर्सिनरीज बहस करते हैं कि उन्हें इस एशियन बारबेरियन को रोकना चाहिए, पर कैप्टन उनको चुप रहने को कहता है और बताता है कि एम्प्लॉयर ने बारबेरियन को हायर कर लिया है। जब बटलर यह सुनता है वह घबरा जाता है, पर कटल शिष्टाचार से पूछता है कि क्या वह अंदर आ सकता है। कटल अंदर जाता है और बटलर के बगल में बैठता है, जिससे बटलर काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। हमारा हीरो उनसे कहता है कि वह घबराए नहीं, वह उनसे कुछ नहीं कहेगा। लेडी मेलना भी थोड़ी सी घबराई हुई दिखती है, फिर भी वह कटल को गर्म गर्म स्वागत करती है। कटल बताता है कि अंदर कितना गर्म है और इस तरह की जगह को गर्म रखना कितना मुश्किल होगा। मेलना समझाती है कि यह सब मैजिक की मदद से किया जा रहा है। मैजिक वर्ड सुनकर यह ओताकू लवर काफी उत्साहित हो जाता है। कटल फिर उसे बताता है कि यह जगह काफी खतरनाक है और उनके जिंदा निकलने का चांस बहुत कम है, इसलिए वह उनकी जान बचाने की ऑफर दे रहा है। वह यह भी बताता है कि उसकी एक शर्त है और फिर पूरा मूड टेंस हो जाता है। मेलना अपने आप को शांत रखती है और उस बंदे से पूछती है कि वह क्या चाहता है। बारबेरियन एक हंसी देता है। बारबेरियन बस इतना चाहता है कि वह उसे वेस्टलैंड से बाहर की दुनिया का ज्ञान दें। मेलना को यह रिक्वेस्ट काफी अजीब लगती है और बारबेरियन साफ करता है कि यह उसके लिए बुरा सौदा नहीं होना चाहिए। पसीना उसके चेहरे से टपकता है जब मेलना को पता चलता है कि उसके पास सच में कोई चॉइस नहीं है और वह इस रिक्वेस्ट को मान लेती है। पर बटलर को यह सब अच्छा नहीं लगता। कटल लेडी से उसका नाम पूछता है और लेडी धीरे से अपना इंट्रोडक्शन करती है, आकाशा घराने की नोबल के रूप में। कटल भी बदले में शुक्रिया अदा करता है कि वह उसे साथ चलने दे रहे हैं। धरती पर वापस वह हमेशा एक फैंटेसी दुनिया में जीने का सपना देखता था और एक दिन वह अजीब तरीके से सच हो गया। वह कैसे तो इसेकाई हो गया और एक बेवकूफ एशियन बारबेरियन के रूप में बर्फ के मैदान में जागा। उसको कभी मौका नहीं मिला यह समझने का कि यह कैसे हुआ, क्योंकि ठंडे वेस्टलैंड में जिंदा रहना और लगातार सख्त मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना पहले से ही एक बुरा सपना था। जिंदा रहने के लिए उसने उन बेवकूफ बारबेरियंस को एक साथ जोड़ा, एक क्लैन बनाया और उसे लीड किया। समय हाथ से रेत की तरह निकलता गया। असल में वह किसी कारण इस वेस्टलैंड के बैरियर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, पर एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक सिस्टम पैनल अचानक दिखाई दिया। कहता था कि वह इस ठंडी जहन्नुम से निकल सकता है अगर उसने कुछ क्वेस्ट्स पूरे किए। शुरुआत से ही ऐसा लगा जैसे कोई गुप्त शक्ति उसे यहाँ बांधे रखी थी और उसने लगभग सारी उम्मीद खो दी थी। सालों तक काफी आउटसाइडर्स कभी कभी वेस्टलैंड में आ जाते थे और उनसे उसे पता चला कि इस श्रापित बर्फ के मैदान के बाहर की दुनिया सच में फैंटेसी और मैजिक से भरी है, जैसा उसने हमेशा सोचा था। ये जान के वह और भी ज्यादा मेहनत करता है और एक के बाद एक क्वेस्ट पूरा करता जाता है। उम्मीद करता है कि आखिरकार इस श्रापित मैदान से निकल जाए। उसे यह भी समझ आता है कि बाहर का ज्ञान कितना कीमती है, इसलिए वह मेलना से टीम को वेस्टलैंड से सेफ गुजरने के लिए मदद करने के बदले बाहर की दुनिया का कुछ ज्ञान मांगता है। उसे अब तक जो भी ह्यूमन वेस्टलैंड में मिला वह उसे मॉन्स्टर समझकर या तो डर से घबरा जाते थे या फिर उस पर अटैक कर देते थे। तो वह दिल से खुश है कि आखिरकार किसी नॉर्मल ह्यूमन से बात हो रही है। वेस्टलैंड में जिनके साथ वह फंसा था वह बारबेरियंस पूरे दिमाग से खाली थे और एक प्रॉपर इंसान से बात करना उसके दिमाग को थोड़ी शांति देता है। अचानक कटल लेडी से पूछता है कि क्या वह वेपन्स ले जा रहे हैं। जब मेलना पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा, वो कहता है कि उसने वैगन से लोहे की तीखी छनकार सुनी जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा।
फिर वो पूछता है कि क्या इस बर्फीली जमीन के बाहर कोई जंग चल रही है। अचानक ये बात सुनकर वह घबरा जाती है, लेकिन फिर कंफर्म करती है कि एम्पायर और किंगडम के बीच वॉर चल रही है। वह कहती है कि एम्पायर बहुत बड़ा है और किंगडम पर कब्जा करना चाहता है, पर अभी तक किंगडम अपनी पोजीशन संभाल रहा है। वो इसका क्रेडिट स्वॉर्ड मास्टर और हीरो को देती है जो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कटल क्यूरियस लगता है और पूछता है कि इन लोगों के पास कैसी पावर्स हैं, और मेलना हैरान होकर पूछती है कि क्या उसे सच में मिस्ट्रीज के बारे में कुछ नहीं पता। जब एशियन बारबेरियन उसे बताता है कि वह कभी इस बर्फ के मैदान से बाहर नहीं गया, लेडी समझाती है कि उसका इस चीज का ज्ञान भी सीमित है, पर उसे पता है कि मिस्ट्रीज इस दुनिया में असली पावर रखती है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इसे यूज कर सकते हैं और उनकी पावर की बेस पर उन्हें 5 रैंक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे वाले रैंक में वो लोग होते हैं जो बस मिस्ट्रीज को महसूस कर सकते हैं, फिर वो जो इसे यूज कर सकते हैं, और आखिर में वो जो इसे पूरी तरह से माना या ऑरा में बदल सकते हैं। ऐसे लोग फर्स्ट रेट माने जाते हैं और अक्सर उनके टाइटल्स होते हैं जैसे स्पिरिट समनर्स, मेजर्स या नाइट्स। वो कहती है कि इसके ऊपर के रैंक्स नॉर्मल इंसान समझ नहीं सकते, तो उन्हें बस ट्रांसेंडेंस कहा जाता है। वह लोग जो अपनी इच्छा से मिस्ट्रीज को मोड़ सकते हैं। स्वॉर्ड मास्टर के बारे में माना जाता है कि वह इस लेवल का है, और फिर हीरोज आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। मेलना कहती है कि एक 3rd ग्रेड बंदा भी जो बस थोड़ा मिस्ट्रीज महसूस कर सकता है फिर भी ताकतवर माना जाता है। तभी एशियन बारबेरियन बीच में बोलता है, कहता है कि उसे ऐसे लोगों से मिलना है। कटल को कोई आइडिया नहीं कि वह इस श्रापित जगह में कितने समय से फंसा हुआ है, पर अब वह यहाँ से निकलने के लिए पहले से भी ज्यादा बेचैन है। जब वो अपना रिफ्लेक्शन आईने में देखता है, वह चुपके से फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए वो यहाँ से निकल कर रहेगा। तभी मेलना पूछती है कि क्या वो सच में बारबेरियन है। कटल कंफर्म करता है और अपने मन में सोचता है कि क्या उनको पहले से पता है कि वह कौन है। लेडी फिर पुरानी स्टोरीज की बात करती है और एम्परर के बारे में सब कुछ बताने लगती है, पर कटल उसे बीच में रोक देता है। हंसी के साथ कहता है कि उसे याद है कि वह आदमी एक बार इस मैदान में आया था और उसने तब सोचा था कि वह एक पागल सा लुनाटिक है। जब मेलना समझ नहीं पाती कि कटल क्या कह रहा है, वह उसे सीधा बताता है कि वह उस एम्परर से मिल चुका है। फिर वह कोई बात पूछना चाहता है जो उसे काफी समय से परेशान कर रही थी। कटल पूछता है कि उन्होंने यह वेस्टलैंड वाला ही रास्ता क्यों चुना जब वह इतना बड़ा हथियारों का लॉर्ड ले जा रहे हैं। मेलना का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है जब वह चुपके से मान लेती है कि वह कर्ज के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। वह समझाती है कि उसका परिवार बरसों से व्यापार में था, पर आसपास के लोगों को जलन हुई और उन्होंने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। इस सब से वह पूरी तरह से दिवालिया हो गए। अब यह मर्चेंट ट्रिप उनका आखिरी मौका है अपने परिवार का नाम जिंदा रखने का। कटल अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके पीसेस जोड़ता है और अंदाजा लगाता है कि वह शायद किंगडम को हथियार बेचने की कोशिश कर रही है। जब मेलना क्यूरियस होकर पूछती है कि उसे यह कैसे पता चला, कटल समझाता है कि अगर एम्पायर सच में आगे बढ़ रहा है जैसा मेलना ने पहले बताया, तो किंगडम को ही हथियारों की जरूरत होगी। इसका मतलब किंगडम कोई भी कीमत देने को तैयार होगी जो इस खतरनाक रास्ते के रिस्क को जस्टिफाई करता है। वो यह भी पॉइंट आउट करता है कि शायद वह लोग इसलिए वेस्टलैंड वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि किंगडम और एम्पायर के बॉर्डर साथ जुड़े होंगे। मेलना उसे हैरानी से देखती है। जो कुछ भी उसने बारबेरियंस के बारे में सुना था कि वह जाहिल और जंगली होते हैं जिनके पास लॉजिक का कोई सेंस नहीं होता, कटल को मिलने के बाद लगता है कि सब झूठ है। फिर एक बारबेरियन को इतनी साफ तरह से सब कुछ रखते देख वह सोचने लगती है कि क्या यह सच में कटल एक बारबेरियन है। तभी कैरेज अचानक झटके से रुक जाती है और बाहर से एक जोर का शोर आता है जो उनको बताता है कि उनको कंपनी मिल गई है। जब वह जल्दी से हथियार हाथ में लेकर कैरेज से उतरते हैं, उनको एक बड़ा सुअर मॉन्स्टर दिखता है जिसकी लाल खूनी आंखें हैं। मॉन्स्टर का यह रूप सबको डर से जमा देता है और ब्लॉन्ड कैप्टन मुश्किल से बोल पाता है कि यह एक ब्लैक स्लाइम है। कटल पूछता है कि क्या यह सच में ब्लैक स्लाइम है, और लेडी कंफर्म करती है कि यह वही है जो उसने एम्परर के रिकॉर्ड्स में पढ़ा था। जब कटल इन रिकॉर्ड्स के बारे में पूछता है, वह समझाती है कि पहले काफी लोगों ने इस मॉन्स्टर बर्फीली जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर सिर्फ कुछ ही जिंदा रह के यह कहानी सुना सके। उन्होंने अपनी किताबों में इन जानवरों के नाम लिखे और ब्लैक स्लाइम इनमें से एक है। फिर वो पूछती है कि क्या उसे इस मॉन्स्टर के बारे में पता है। वह एक खुशी भरी हंसी के साथ जवाब देता है कि यह काफी चुई और स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें वह स्नैक्स के तौर पर खाता है। नफरत भरे चेहरे के साथ वह उससे पूछती है कि क्या वह सच में इन मॉन्स्टर्स को खाना समझता है। इस पर वो उससे सवाल करता है कि क्या वह भी खाना चाहती है, और कहता है कि खुद जाकर पकड़े, जिससे पर मेलना झट से इनकार करती है। अगली ही पल में मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है, जैसे वह उनकी बात खत्म होने का वेट कर रहा था। इससे पैनिक फैल जाती है और पहले से ही डरी हुई लेडी कटल का नाम पुकारती है, पर वह कोई चिंता नहीं करता। एक सहमे चेहरे के साथ वह कहता है कि उनके बीच डील यही हुई थी कि वह उनकी जान बचाएगा।
जब वह लोग सच में खतरे में होंगे। पहले से ही डरी हुई लेडी पूछती है कि इसका उसका क्या मतलब है। कटल एक हंसी के साथ जवाब देता है कि यह सोल्जर्स आसानी से इस लेवल के जानवर को संभाल सकते हैं और साथ में वह भी देखना चाहता है कि यह आउटसाइडर्स क्या कर सकते हैं। वह चिकना मॉन्स्टर गार्ड्स के सामने आता है। ब्लॉन्ड कैप्टन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि अपना बचाव करने के लिए अपनी शील्ड्स लगाएं। एक मर्सिनरी जल्दी से इस ऑर्डर का पालन करता है और शील्ड 1 सेकंड के लिए काम करता है। फिर बेचारा बंदा पीछे धकेल दिया जाता है। पोनी टेल वाला आदमी मॉन्स्टर पर कूदता है, पर वह भी बुरी तरह पीछे फेंका जाता है। उसका हथियार हाथ से छूट के जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से थोड़ा खून भी निकलता है। कैप्टन अपने सबॉर्डिनेट्स को चिल्लाता है कि स्लाइम सिर्फ एक ही दिशा में हिल सकता है, तो उन्हें चाहिए कि वह बिखर जाएं और एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करें। यह सुन के हरे चोगे वाला आदमी हवा में छलांग लगाता है और एक ओपनिंग ढूंढकर मॉन्स्टर पर हिट करता है। उसके बाद एक दूसरा स्विंग करता है जो सच में इस मॉन्स्टर को काफी सीरियस डैमेज करता है। मॉन्स्टर को कमजोर होते देख कैप्टन फिर से अपनी तलवार से उस पर वार करता है और ऑर्डर देता है कि इसका कोर ढूंढो, क्योंकि इन छोटे अटैक्स से वह इसे हरा नहीं पाएंगे। लगातार कई अटैक्स के साथ वह आखिरकार इसका कोर ढूंढ लेते हैं और एक डेडली अटैक से वह इसका कोर तोड़ देते हैं, जिससे वह कीचड़ की तरह बह जाता है। ये देखकर पहले तो गार्ड्स हैरान हो जाते हैं, फिर गार्ड्स को पता चलता है कि वह लोग जीत गए हैं और इस बर्फीली वेस्टलैंड में अपनी पहली जीत का जश्न मनाते हैं। ये जीत मेलना को खुश करती है, पर वह रिलैक्स करके सांस भी नहीं ले पाते कि एक सफेद भालू अचानक कैरेज के सामने आता है। उनमें से एक चिल्लाता है कि इसकी गर्दन पर निशाना लगाओ। इसके जवाब में सब इसकी गर्दन पर अटैक करते हैं और इसे भी खत्म कर देते हैं। एक टीममेट पूछता है कि शायद इस ठंडी वेस्टलैंड की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं और शायद यह सब बस पागल लोगों के झूठ हैं। लीडर उन्हें सख्त आवाज से चुप कराता है, कहता है कि उन्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए और उन्हें अभी भी आधा से ज्यादा सफर करना है। हरे हुड वाला आदमी क्यूरियस होकर कटल की एबिलिटीज पर सवाल उठाता है, पूछता है कि क्या वह सच में इतना स्ट्रांग है, क्योंकि यह सब बस एम्परर की स्टोरीज रिकॉर्ड में कही गई कहानियां हैं। उसके हिसाब से कटल बस उनका फायदा उठा रहा है और वह सोचता है कि अगर ऐसा नहीं है तो कटल को दिखाना चाहिए कि वह क्या कर सकता है। नीले बालों वाली लेडी क्यूरियस होकर गार्ड्स की बातें सुनती है और पूछती है कि टेस्टिंग से उनका क्या मतलब है। सारे गार्ड्स उसके कैरेज के पास इकट्ठा होते हैं और लेडी से बात करने की रिक्वेस्ट करते हैं। अरे हुडेड पहना आदमी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वह उसके क्वेस्ट को पूरा करने के लिए अपॉइंट किया गया है, इसलिए उन्हें बोलने का हक है। मेलना कैरेज से बाहर आती है और उनको बताती है कि वह उनकी मेहनत के लिए ग्रेटफुल है जो यह मिशन पूरा करने में डाल रहे हैं। वह उनको याद दिलाती है कि उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट मानी थी इस खतरनाक जमीन से गुजरने में मदद करने के लिए और उसके साथ खड़े रहे जब कोई और हिम्मत नहीं कर रहा था। हुडेड बंदा फिर उसे बीच में रोक के एक सवाल पूछता है कि क्या कटल को यह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि उसने उनके साथ आने के बाद एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। आकाशा परिवार की लेडी कहती है कि वह समझती है कि वह बारबेरियन की पावर्स जानना चाहते हैं। वह शक के साथ कैप्टन की तरफ देखती है, जो ऐसा देखता है जैसे इस सब में उसका कोई हाथ नहीं है। कटल चेहरे पर हंसी के साथ कैरेज से बाहर आता है और उनसे पूछता है कि क्या वह देखना चाहते हैं कि वह क्या कर सकता है। एक बंदा कहता है कि अभी उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। कटल जब वह अपने बड़े वेल्टोन मस्कुलर बॉडी के साथ कैरेज से बाहर आता है, कहता है कि उनको जल्द ही एक और विजिटर मिलने वाला है। तभी एक अंधेरा साया एनर्जी से चमकती आंखों के साथ उनके पीछे दिखाई देता है। एक आवाज गूंजती है कि आज उसका पेट इन टेस्टी कमजोर मॉर्टल से भर जाएगा। जब गार्ड्स पीछे मुड़ते हैं, वह एक बड़ा सांप देखते हैं जिसकी लाल चमकती आंखें हैं। उनको अपने तीखे दांतों और खुले मुंह से बाहर निकली लंबी जीभ से डराता है। सांप उनको धमकी देता है कि जितना हो सके जिंदा रहकर रहम की भीख मांगो, क्योंकि यह उनको और भी स्वादिष्ट बनाएगा। मेलना अपने कान बंद करती है और पैनिक हो जाती है, जबकि मर्सनरीज अपनी आंखें जोर से बंद रखते हैं। 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे होते। कटल सीधा जानवर के पास जाता है, एक पावरफुल एनर्जी से चमकता हुआ, और सांप को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि यह लोग उसकी प्रोटेक्शन में है। बड़ा बुरा सफेद सांप उस पल हिचकिचाता है जब उसकी नजर कटल पर पड़ती है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। सांप तुरंत हमारे हीरो को याद दिलाता है उन बर्फ के मैदान के रूल्स के बारे में जो किसी और के टेरिटरी में घुसने से मना करते हैं। पर कटल गुस्से से कहता है कि मुझे अच्छा बनने की कोशिश ना करें। ये सुनकर सांप के ईगो को चोट पहुंचती है और वह गुस्से भरी आवाज के साथ उसे कहता है कि कटल को उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और कहता है कि कटाल को ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। लेकिन कटाल को बहस में समय बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ता है और एक भारी मुक्का मारता है। वह तय करता है कि अब इस बड़े सांप को सबक सिखाने का समय आ गया है। ये वार इतना जोरदार होता है कि आसपास की पूरी जमीन हिल जाती है। पास के सभी लोग ठिठक कर जम जाते हैं।
मेलना चिल्लाती है और पूछती है, क्या लॉर्ड कटाल ठीक हैं? वह शांति से जवाब देता है कि वह इसे जल्दी खत्म करके उनके पास वापस आएगा। फिर वह छलांग लगाता है। अब उसका शरीर एक पावरफुल एनर्जी से ढका हुआ है जो लगभग अननेचुरल लगता है। वह उस घटिया सांप को जमीन पर पटक देता है, बस एक ही झटके में। थोड़ी देर बाद कटाल कैरेज के अंदर शांति से बैठा है, जबकि बाकी सब बाहर ठंड में कांपते हुए माफी मांग रहे हैं। बारबेरियन आराम से अपना चेहरा घुमाता है और कहता है कि अजनबियों पर ट्रस्ट न करना नॉर्मल है। फिर भी रोल्स पूरी तरह पलट चुके हैं और अब बटलर को भी बर्फ में चलना पड़ रहा है। ये बात पक्की होने के बाद कटाल पीछे झुकता है और लड़की से पूछता है, तुमने इतना लंबा सफर अकेले क्यों चुना, ये जानते हुए कि यहाँ कितना खतरा है? वह दिल खोलकर कहती है कि वह लेडी बेलिका की पहली बेटी है, जो लॉर्ड केसा आकाशा की पत्नी है। उसकी माँ की शादी इस परिवार में बस एक पॉलिटिकल मूव थी। अब जब उसकी माँ की कोई जरूरत नहीं रही तो उसे कचरे की तरह फेंक दिया गया। वह कहती है कि न तो उसे और न उसकी माँ को परिवार का असली सदस्य माना जाता है। वे ज्यादा से ज्यादा एक डिस्पोजेबल नौकर की तरह देखे जाते हैं। भले ही उसने इस बार बारबेरियन से सब कुछ शेयर करने का प्लान नहीं किया था, लेकिन इमोशंस में आकर सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि उसने यह मुश्किल सफर इसलिए शुरू किया ताकि वह अपने परिवार में एक छाप छोड़ सके और नाम कमा सके। कटाल हंसता है और कहता है कि वह चालाक और एम्बिशियस है और थोड़ी सी लालची भी। बात आगे बढ़ने से पहले मर्सनरी कैप्टन जोर से ऐलान करता है कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं और आगे ग्रीनलैंड है। जब सब अलग होने की तैयारी करते हैं तो नीली बालों वाली लेडी कटाल को सब कुछ के लिए शुक्रिया कहती है। कटाल पूछता है कि वह वापस कैसे जाएगी। मेलना बताती है कि समय आने पर वह एम्पायर के रास्ते वापस चली जाएगी। जाने से पहले वह कैरेज में पहले की तरह बात करती है कि वह स्मार्ट है और वह बिना झिझक के दोहराता है। फिर वह उसका पूरा प्लान खोलकर रख देता है, हर डॉट को जोड़ते हुए, बिना किसी चूक के। वह कहता है कि वह अपने परिवार में जगह बनाना चाहती है और आखिरकार टॉप पर पहुंचना चाहती है। वह चुपके से सिर हिलाती है और कटाल को यह स्टोरी जानी पहचानी लगती है। एक ऐसी बेटी जो एक कॉन्क्यूबाइन से पैदा हुई और अपने टाइटल से ऊपर उठकर मुख्य परिवार की ब्लड लाइन का हिस्सा बनना चाहती है। वह यह सब पहले अपनी ओताकू लाइफ में देख चुका है। लड़की को अब समझ आता है कि कटाल कितना तेज है, उसकी सोच से कहीं ज्यादा। वह सोचती है कि क्या वह एक दिन उसकी पावर को कंट्रोल कर सकती है। फिर वह कहती है कि जब वह बर्फ के मैदान से बाहर निकले तो उसे ढूंढे। वह उसे अपने लिए काम करने की ऑफर करती है। कटाल उसे ठुकरा देता है, कहता है कि उसका अभी भी कुछ अधूरा काम है। मेलना समझ जाती है कि कटाल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर वह उसे एक पेंडेंट देती है और कहती है कि अगर वह कभी बाहरी दुनिया में आए तो उससे मिले। कटाल हंसी के साथ इसे स्वीकार करता है, इसे एक गिफ्ट कहता है बिना ज्यादा सवाल पूछे। बटलर सम्मान भरा अलविदा कहता है और वे सब अपने अलग रास्तों पर चले जाते हैं, उम्मीद के साथ कि किस्मत उन्हें एक दिन फिर से मिला देगी। पूरे 5 साल गुजर जाते हैं और कटाल आखिरकार अपना 7वां और 80वां क्वेस्ट पूरा करता है। उसके बाद सिस्टम उसे ऑफिशियली इस बर्फीले वेस्टलैंड से बाहर निकलने की अनुमति देता है। कटाल आखिरकार उस बाहरी दुनिया में कदम रखता है जिसके लिए वह हमेशा तरसता रहा था। वह शांति से घास की खुशबू और नदी की हल्की आवाज का मजा लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसे आखिरकार स्वर्ग में बुला लिया गया हो। बर्फीले वेस्टलैंड के जीते जागते जहन्नुम के बाद वह बर्फ के मैदान की तरफ मुड़कर उस जगह को गाली देता है। दिल से उम्मीद करता है कि उसे कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा। वह इस नई जादुई दुनिया में वह सब कुछ कल्पना करता है जो वह आखिरकार एंजॉय कर पाएगा। यही इकलौती इच्छा थी जो उसे इस पूरे समय जिंदा रखे रही। वह बर्फ के मैदान के बाहर की दुनिया को ऐसी जगह के रूप में देखता है जहां चमत्कार आम है। उसकी नजर पहली सिविलाइज्ड गांव पर पड़ती है। उसे याद आता है कि वह अपने घर वालों, उन बेवकूफ बारबेरियंस से प्रॉपर शेल्टर बनाने के बारे में बात करता था, लेकिन वे बिल्कुल क्लूलेस थे। बस बर्फ में गड्ढा खोदकर एलिमेंट से प्रोटेक्शन लेना पसंद करते थे। उसने ह्यूमन होने की इस फीलिंग को बहुत मिस किया था। वह सोचता है कि इस नई दुनिया के लोगों का स्वागत कैसे करे। वह जेंटलमैन की तरह बिहेव करने का फैसला करता है और गांव की तरफ चलता है। इस बीच गांव में एक बूढ़ा एल्वन गीजर बाकी एल्फ्स को बताता है कि यह जगह अब उनका नया घर है और उन्हें अपना सामान अनपैक करने को कहता है। एक एल्फ पूछता है कि क्या यह जगह सच में सेफ है। गीजर समझाता है कि उसने एक दूर दराज इलाका चुना है जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकते। वह आगे बताता है कि पास के बर्फीले मैदान इसे ऐसी जगह बनाते हैं जहां कोई आने की हिम्मत नहीं करता। उन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना कि कोई इन बर्फीले मैदानों से बाहर आया हो। गीजर यह भी कहता है कि उन्होंने एक पावरफुल बैरियर लगाया है जो गांव को एक साधारण जंगल जैसा दिखाता है, इसका असली रूप छुपाकर। वह कहता है कि उन्होंने इसे कई महीनों तक पुराने एल्वन मैजिक से बनाया है और उसे पूरा यकीन है कि जब तक बैरियर है कोई उनके पास नहीं आ सकता। इन सबके ऊपर उनके पास एक ताकतवर एल्वन क्वीन भी है जो उन्हें किसी भी चीज से बचा सकती है। ठीक उसी समय हमारा हीरो कटाल आराम से इस पावरफुल बैरियर से गुजर जाता है जैसे ये कोई सुबह की धुंध हो। उसे एक सेकंड के लिए कुछ अजीब लगता है
जैसे मकड़ी के जाले से गुजर रहा हो, लेकिन वह इसे झटक देता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे एक छोटी एल्फ लड़की नजर आती है जो पास में खड़ी है। लगता है जैसे वह परिवार से अलग हो गई हो। वह अपने आसपास को स्कैन करती है, साफ साफ घबराती हुई। जैसे ही उसकी नजर इस बड़े इंसान पर पड़ती है जो उसे फ्रेंडली हेलो के साथ ग्रीट करता है, वह तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। कटाल उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। सोचता है कि यह क्या हो गया। वह खुद से सोचता है कि अगर वह इस बच्ची को उसके गांव वापस ले जाता है तो एल्व्स शायद उसे अच्छा ट्रीट करेंगे। ये सोचकर कि एल्व्स कितने नरम दिल के होते हैं, उसे लगता है कि वे शायद उसे अपने विलेज में रहने भी दें। वह इस ख्याल पर शर्मा जाता है और बच्ची को लेकर गांव की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही गांव वाले उसे देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी मौत देख ली हो। लड़की की मां तुरंत टूट पड़ती है, ऐसे रोती है जैसे उसने एक भूत को अपनी बच्ची पकड़े देखा हो। बूढ़ा एल्फ शॉक में वहीं जम जाता है, शायद अपने पूरे स्पीच के बारे में दोबारा सोच रहा है कि उनका बैरियर कितना फूल प्रूफ था। लंबी चुप्पी के बाद वह होश में आता है, घबरा जाता है और चिल्लाता है, बैरियर टूट गया है। वह पूछता है कि क्वीन कहाँ है। लगता है कि यह सो कॉल्ड क्वीन पेट्रोल पर है। कटाल उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वह उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन वे उस पर धमकियां फेंकते रहते हैं। बूढ़ा गीजर 1 मिलियन पॉसिबिलिटीज सोचता है, जैसे कि यह इंसान उन्हें लूटने के लिए पूरी तैयारी से आया हो, या शायद वह उनका पीछा काफी समय से कर रहा हो। जब बेचारे बारबेरियन पर किडनैपर होने का इल्जाम लगता है, वह सोचता है कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर करे। वह धीरे से छोटी बच्ची को जगाता है जो अभी भी आंसुओं में थी और उसे कहता है, अपने माँ बाप के पास जाओ। सारे बच्चे उसे एक मॉन्स्टर के रूप में देखते हैं और वह रोती हुई भाग जाती है। कटाल शॉक में है, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि वह काफी अच्छा दिखता है। वह इन जिद्दी मूर्ख एल्फ्स को समझाने की कोशिश करता है कि वह उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन बूढ़ा गीजर इसके बजाय बहस करता है कि बंदी छूट गई है और कटाल पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। बेचारा बारबेरियन वहां शॉक में खड़ा है, क्योंकि उसकी कोई बात एल्फ्स के समझ में नहीं आती, भले ही उनके कान इतने बड़े हों। एल्फ्स उसे उससे कहीं ज्यादा जंगली लगते हैं जितना कटाल ने कभी सोचा नहीं था, और जो भी स्टोरीज उसने उनके शांतिपूर्ण स्वभाव के बारे में सुनी थी, लगता है सब गलत थी। फिर भी वह इसे एक नेचुरल रिएक्शन मानकर झटक देता है। सोचता है कि कोई भी ऐसा ही बिहेव करेगा अगर कोई घुसपैठियां उनके घर में बिना बुलाए घुस आए। तीर लगातार उस पर बरसते रहते हैं, लेकिन हर एक बेकार होकर बाउंस हो जाता है। फिर एक सिंपल ताली के साथ कटाल इतनी पावरफुल एनर्जी वेव छोड़ता है कि कई एल्व्स अपने पैरों से उड़ जाते हैं, हवा में पत्तों की तरह गिरते हुए, जबकि बूढ़ा एल्फ गीजर यह नजारा चुपके से हैरानी में देखता है। कटाल लगातार कह रहा है कि उसका कोई दुश्मनी का इरादा नहीं है और वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक ख्याल उसके दिमाग से गुजरता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली और यह ताकत का प्रदर्शन उनका डर और गहरा कर गया है। जैसे ही वह पीछे हटने के बारे में सोचने लगता है, एक अचानक गर्मी का झटका उसे चेतावनी देता है, एक जलती हुई तीर के बारे में जो उसकी पीठ से लगने वाली है। फिर एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। पता चलता है कि क्वीन जो पेट्रोल पर थी अपने लोगों को बचाने के लिए वापस आ गई है। लीफ क्लैन की शाही लीडर, जिसका नाम मार्सलिया हसेन करासिया है, वह इस हलचल की एक्सप्लेनेशन मांगती है। बिना समय घुवाए बूढ़ा एल्फ जल्दी से कटाल की तरफ इशारा करता है। बेचारे आउटसाइडर पर बिना वजह गांव पर हमला करने का इल्जाम लगाता है। कटाल लगातार कहता है कि कम से कम उसे बोलने तो दो, लेकिन उसे एक भी जख्म के बिना खड़ा देखकर मार्सलिया और बूढ़ा एल्फ दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। क्वीन कहती है कि इंसान कितने गंदे होते हैं, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पर झपटती है, सोचती है कि वह ऐसे किसी को आसानी से कुचल देगी। उस पल में कटाल चुपके से सोचता है कि क्या ये लोग उसकी एक भी बात समझ रहे हैं या जानबूझकर सुनना नहीं चाहते। लगता है एल्फ्स इसलिए उस पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि वे इंसानों से नफरत करते हैं। उसे बर्फ के मैदान के समय याद आता है कि लोग तभी सुनते हैं जब तुम उन्हें अपनी पावर से घुटनों पर ला दो। जैसे ही यह ख्याल उसके दिमाग से गुजरता है, क्वीन एक अटैक शुरू करती है जो एक पावरफुल ड्रैगन का रूप लेता है। बिना ज्यादा मेहनत के कटाल उसे सीधा मुक्का मारता है। यह इंपैक्ट क्वीन के आसपास की जगह को चीर देता है और उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसे थोड़ा पीछे हटना चाहिए। एल्फ क्वीन ये वॉर खाती है और गिर पड़ती है। तब उसे यह रियलाइजेशन होता है कि यह बंदा ट्रांसेंडेंट लेवल से भी ऊपर होना चाहिए। दांत पीसते हुए वह अपने लोगों को कहती है, अपनी जान बचाकर भागो। वह खुद पीछे रहकर इस बारबेरियन को रोकने की कोशिश करेगी। क्वीन कटाल पर चिल्लाती है, उसे इंसान कहती है और उसकी पावर को मानती है, लेकिन वह कसम भी खाती है कि उसे अपने किसी भी बिगड़े हुए मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। कटाल खुद को फिर से पूरी तरह इग्नोर हुआ पाता है। धीरे धीरे समझता है कि बातें अब बुरी से और भी बुरी हो गई हैं। अपने आखिरी मूव के रूप में क्वीन एक जलती हुई सांड का स्पिरिट समन करती है जिसका नाम पिएगो है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि यह इंट्रूडर का खेल खत्म कर देगा, बेचारा बारबेरियन। लेकिन इसे देखकर कटाल खुशी से चमक उठता है, क्योंकि हर मॉन्स्टर जिससे वह बर्फ के मैदान में लड़ा था वह बदसूरत और अजीब था,
इस शानदार एनिमल जैसा कुछ नहीं। जब वह आग से ढके सांड की तारीफ करता है, मार्सिलिया बिना वक्त गंवाए अपने समन को ऑर्डर देती है कि उस आदमी को खत्म कर दे जो उसके सामने खड़ा है। ये स्पिरिट एक हाई ग्रेड आग का एंटिटी लगता है, ज्यादा पुराना, घमंडी और साधारण स्पिरिट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर, जैसे पुराने स्पिरिट्स होते हैं। मार्सिलिया अच्छे से जानती है कि उसकी खुद की ताकत इस तरह का कुछ समन करने के लिए काफी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसे दूसरे ट्राइब से मदद मांगनी पड़ी। कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे हालात में इसे बुलाना पड़ेगा। मार्सिलिया अपने समन को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का ऑर्डर देती है। फायरबुल स्पिरिट स्टडी और सख्त पूछता है कि क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट बस उस इंसान को खत्म करना है जो उसके सामने है। लेकिन वह भी पसीना छोड़ने लगता है जब उसकी नजर इस सो कॉल्ड इंसान पर पड़ती है। ऊंचा सोचता है कि क्या यह सच में ह्यूमन है जिसे वह मारने को कह रही है। कटाल पहली बार एक समन बीस्ट को असली जिंदगी में देख रहा है, इसलिए वह हैरान है कि यह समन कितना क्यूट और शानदार दिखता है। जबकि एल्फ क्वीन पिएगो की तरफ मुड़ती है और कहती है कि यह वही इंसान है जिसने पवित्र एल्फ लैंड्स पर घुसपैठ की है, इसलिए वह उसे मरा हुआ चाहती है। यह सुनकर पिएगो तय करता है कि वह इस बंदे को जला के राख कर देगा। इसे गुस्सा आता है कि यह इंसान इतना बेवकूफ है जो पवित्र जाति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जबकि हमारा हीरो बस वहां खड़ा है, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं। असल में हमारे बेचारे हीरो को पता ही नहीं कि उसे मारने की प्लानिंग हो रही है। पिएगो लॉन्च करने के लिए तैयार होता है और सीधा उसकी तरफ दौड़ता है, जबकि कटाल अभी भी वहां खड़ा है, कुछ नहीं करता, बिल्कुल भी हटने की कोशिश नहीं करता। जब बुल स्पिरिट उस पर टकराता है, एक बड़ा धमाका होता है और एल्फ क्वीन सोचती है कि कटाल मर गया, लेकिन फिर वह शॉक हो जाती है। वो स्पिरिट को सिर्फ एक हाथ से रोक देता है क्योंकि वह रोज जंगली जानवरों को पीटने का आदी हो चुका है। उसे लगता है कि यह बीस्ट क्यूट एनिमल है। वो पिएगो पर मुक्का मारता है इतनी जोर से कि ऐसा लगता है जैसे धरती खुद दो टुकड़ों में टूट जाएगी, जैसे एक बड़ा ज्वालामुखी नीचे से फटा हो। लेकिन असल में यह उसकी असली ताकत का 1% भी नहीं है। जब बातें शांत होती हैं, एल्फ क्वीन मुश्किल से धमाके से बचती है और वहां बेबस खड़ी रहती है। वह इतने पावर डिफरेंस से शॉक हो गई है। फिर वह कटाल से पूरे क्लैन को छोड़ने की भीख मांगती है। कटाल शांति से उसे कहता है कि वह उनका दुश्मन नहीं है, और यह सुनकर मार्सिलिया सच में हैरान हो जाती है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के बाद मार्सिलिया आखिरकार समझ जाती है कि कटाल का सच में उनका एनिमी नहीं है। उसे बुरा लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसके लोगों ने उसे बहुत जल्दी जज कर दिया। अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। मार्सिलिया को यह सोचकर बुरा लगता है कि उन्होंने उस इंसान की इंसल्ट की जो उनकी बच्ची को सेफ वापस घर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। कटाल एकदम जेंटलमैन की तरह एक्ट करता है और कहता है कि सब ठीक है। वह समझाता है कि इंसानों ने उन्हें यहाँ धकेला है तो किसी को देखकर दुश्मन समझना नॉर्मल है। फिर भी उसे थोड़ा दुख होता है कि किसी ने उसे बात करने का मौका नहीं दिया। क्वीन अभी भी कंफ्यूजन में है और पूछती है कि क्या वह सच में उन इंसानों में से नहीं है जो उनका पीछा कर रहे हैं। कटाल उसे बताता है कि उसने पहली बार किसी एल्फ को देखा है, क्योंकि व्हाइट स्नो फील्ड्स में एल्फ्स नहीं होते। व्हाइट स्नो फील्ड्स का नाम सुनकर क्वीन चौंक जाती है। कटाल ये भी बताता है कि बाहर के लोग उसे वेस्टलैंड का बारबेरियन कहते हैं। क्वीन पूरी तरह से दंग रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसी जगह में जिंदा रह सकता है। और फिर वह पूछती है कि क्या उसकी तरह कोई और भी वेस्टलैंड से बाहर निकल सकता है। हमारा हीरो कहता है कि वह पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन उसे लगता है कि उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे लगता है कि वेस्टलैंड में कुछ पक्के रूल्स हैं जो डेड ग्रेट सर्पेंट जैसे मॉन्स्टर्स भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन पता नहीं क्यों वो उन रूल्स को क्वेस्ट्स के थ्रू बाईपास कर सकता है, और ये एक बहुत ही रेयर एक्सेप्शन होना चाहिए। ये सब सुनकर क्वीन चैन की सांस लेती है। कटाल कैजुअली पूछता है कि क्या उसका क्यूट समन ठीक है ना, क्योंकि उसने उसके एक ही पंच में 2 टुकड़े कर दिए थे। क्वीन उसे कहती है कि वह घबराए नहीं, स्पिरिट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पिरिट्स नेचर के बीइंग्स होते हैं और जब उन्हें अनसमन किया जाता है तो वो सिंपली स्पिरिट रेलम में वापस चले जाते हैं। फिर वह पूछती है कि वह उसके लिए क्या कर सकती है और मानती है कि उसके लोग उसके साथ काफी रूड थे। एक पल के लिए सोचने के बाद कटाल पूछता है कि क्या और कोई भी स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। वह जवाब देती है कि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन इंसानों का नेचर के साथ हाई एफिनिटी होता है वो कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। वो यह भी बताती है कि अगर वह सच में ट्राई करना चाहता है तो उसे एल्फोस ग्रोटो जाना चाहिए। ये एल्फ्स का होली लैंड है जहां लॉर्ड ऑफ द एल्फ्स रहते हैं, और वो उसे एक प्रॉपर स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मदद कर सकते हैं। पूरा एक्साइटेड होकर कटाल पूछता है कि क्या सच में एक इंसान को एल्फ्स उनके होली लैंड में घुसने देंगे। वो समझाती है कि अगर वह उसे पर्सनली इंट्रोड्यूस कराए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे सब कुछ सीक्रेट रखना होगा। एल्फ क्वीन चुपके से सोचती है कि एल्फोस ग्रोटो हर एल्फ रेस का ड्रीम डेस्टिनेशन है, और एक इंसान को उस जगह के पास आने देना बहुत रिस्की है, क्योंकि यह एल्फ्स के लिए उनकी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। कोई भी इसकी लोकेशन रिवील नहीं करता, लेकिन वह उस पर ट्रस्ट करने का फैसला करती है और उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल देती है जिसको कटाल को अपने साथ ले जाना होगा। वो उसे बताती है कि एल्फ लॉर्ड उसका टेस्ट लेगी, लेकिन उसे यकीन है कि वह पास हो जाएगा, और उसे गुड लक विश करती है। फिर वह फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं लीफ ट्राइब की क्वीन मार्सिलिया करासिया हूँ, और उसका नाम पूछती है। कटाल अपना नाम बारबेरियन कटाल बताता है। लोकेशन कंफर्म करने के बाद वह फॉरेस्ट में सीधे उस तरफ दौड़ता है। जल्दी ही वह गहन किंगडम के एरिया के बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। वहां के गार्ड्स घबराने लगते हैं जब वह एक बड़े धूल के बादल को अपनी तरफ स्पीड से आते हुए देखते हैं।
और वो लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कटाल गार्ड से कहता है कि उनसे मिलकर उसे खुशी हुई। ये सुनकर डरे हुए गार्ड्स उसके सफेद बालों की वजह से उसे तुरंत पहचान जाते हैं और उसके छाती पर बड़े स्कार से भी कि वह बदनाम एशियन बारबेरियन है। वो लोग उसे तुरंत रोकने की चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने एक और कदम आगे बढ़ाया तो वो लोग हमला कर देंगे। लेकिन कटाल उनको चिल करने को कहता है और समझाता है कि वह किसी भी तरह से उनका दुश्मन नहीं है। गार्ड्स पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आया है। कटाल दीवार की तरफ इशारा करता है, जिससे वो लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये देखकर कटाल समझाता है कि वह बस थोड़ी देर के लिए डोमेन में घूमना चाहता है और कुछ नहीं। नाइट कैप्टन के ऑफिस के अंदर कैप्टन पूछता है कि क्या वह बस सिटी से गुजरना चाहता है। कटाल जवाब देता है कि वह वहां थोड़ी देर रुकने का भी प्लान बना रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कितनी देर रुकेगा। फिर कैप्टन उसका नाम पूछता है तो वह अपना इंट्रोडक्शन कटाल के रूप में देता है। जब कैप्टन कटाल से पूछता है कि उसके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ है, कटाल समझाता है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसकी आइडेंटिटी को प्रूव कर सके। तभी उसे मेलना का दिया हुआ क्रेस्ट याद आता है। वो क्रेस्ट गार्ड को दिखाता है और कैजुअली पूछता है कि क्या यह उसकी पहचान साबित करने के लिए काफी है। गार्ड उसे नहीं पहचानता और पूछता है कि यह क्या है। तो कटाल समझाता है कि यह हाउस ऑफ आकाशा का क्रेस्ट है जो उसे आकाशा परिवार से आने वाली कैरेज ने दिया है। कैप्टन बताता है कि वो डेनियन किंगडम की मर्चेंट फैमिली है और कटाल पूछता है कि क्या वह उनको जानता है। कैप्टन कहता है कि यह एक ऐसी फैमिली है जो नए हेड के आने के बाद से बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हालांकि गार्ड कहता है कि क्रेस्ट नकली नहीं लगता, लेकिन वह इसे उसकी पहचान ठीक से वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये क्रेस्ट गहन किंगडम का नहीं है। फिर भी वह उसे जाने देने के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वह पहले कंफर्म करें कि वह डोमेन के लिए कोई खतरा नहीं है। गार्ड समझाता है कि 3 और लोग भी आगे जाना चाहते हैं और उसे उनके साथ एक टेम्परेरी पार्टी बनाकर डोमेन के बाहर के डंजन को क्लियर करना होगा। कटाल सोचता है कि यह शर्त तो बहुत आसान है, तो वह बिना किसी शिकायत के मान जाता है। गार्ड यह भी बताता है कि दूसरा रूल यह है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी हो उसे उसकी रिपोर्ट देनी होगी। ये सुनने के बाद कटाल तुरंत समझ जाता है कि वो ग्रुप को एक दूसरे पर नजर रखने के लिए कह रहे हैं ताकि वो चुपके से यह पता लगा सकें कि कोई सस्पिशियस तो नहीं है। गार्ड हैरान होकर पूछता है कि क्या वह सच में बारबेरियन है, क्योंकि वो हमेशा सोचते थे कि बारबेरियन एक ब्रूट रेस है जो सिर्फ लड़ना जानते हैं और कटाल उन्हें उन जैसा लगता है। गार्ड कहता है कि अब सब कुछ क्लियर है तो उन्हें चलना चाहिए। सीन एक ओल्ड मैन की तरफ शिफ्ट होता है जिसका नाम एलेसेंड्रो टायरन्स है, जो अपने आप को पैलेडिन कहता है, जिसको यह बात अच्छी नहीं लग रही कि उसे एक ऐसे चोर के साथ डंजन में जाना पड़ रहा है जो लोगों की जेब काटता है, भले ही लॉ इसकी इजाजत देता हो। वह चोर कैसेंड हार्क इस ओल्ड मैन की शिकायतें सुनकर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या टायरन्स सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि एक रैंडम चोर ने उसे एक बार छूना लगाया था और उसकी सारी सेविंग्स लेकर भाग गया था। ये सुनकर टायरनस गुस्से से भड़क उठता है और उसे गुस्सा आता है कि एक छोटा चोर उस जैसा पैलेडिन को इंसल्ट करने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन कैसेंड उसे जवाब देता है कि वह असल में पैलेडिन है ही नहीं, क्योंकि अगर वह होता तो गार्ड्स उसे बिना किसी क्वेश्चन के सिटी में जाने देते। वह यह भी कहता है कि टायरनस बस एक ढोंगी है जो पैलेडिन का नाम यूज कर रहा है। यह सुनकर टायरनस गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी तलवार चोर की तरफ करता है, लेकिन कैसेंड उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसका फटा हुआ आर्मर उसे बचा लेगा। जब वो लड़ने ही वाले होते हैं, क्लेरिक हेज दोनों को शांति से रुकने को कहती है और वो दोनों सुन भी लेते हैं, भले ही वे लड़ना चाहते हैं। वो लेडी सोचने लगती है कि वो सच में इन दोनों बेवकूफों के साथ डंजन में जाने वाली है, क्योंकि कम से कम 4 लोगों की जरूरत है, तो उन्हें अंदर जाने से पहले एक और बंदा चाहिए। तभी दरवाजा खुलता है और गार्ड अंदर आता है। वह अनाउंस करता है कि उनका आखिरी मेंबर आ गया है। चोर मजाक में कहता है कि उम्मीद है वह इस सो कॉल्ड पैलेडिन जैसा पागल नहीं होगा। गार्ड उसे खुद ही देखने को कहता है। जब कटाल एक शांत लेकिन डोमिनेटिंग ऑनरा के साथ रूम में घुसता है तो वे तीनों डर से कांप जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। जब वह कैजुअली अंदर आता है एक खुश चेहरे के साथ जो उसके बॉडी से बिल्कुल मैच नहीं करता, वो उन्हें कहता है कि अपने नए पार्टी मेंबर से मिलकर अच्छा लगा। जब सब लोग अभी भी यह सब प्रोसेस कर रहे होते हैं, गार्ड पीछे हट जाता है और कहता है कि वे लोग आपस में बात कर लें क्योंकि वह जल्द ही वापस आएगा। उसके बाद हमारा हीरो सजेस्ट करता है कि वे इंट्रोडक्शन शुरू करें और कहता है कि वह बारबेरियन कटाल है। फिर वह कैसेंड की तरफ मुड़ता है जो लगभग सांस रोककर कहता है कि वह एक चोर है, जबकि सर टायरनस अनाउंस करता है कि वह एक पैलेडिन है। यह सुनकर कटाल एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि पैलेडिन्स होली पावर्स यूज करते हैं, लेकिन टायरनस तुरंत उसे डिसअपॉइंट करता है और कहता है कि वह एक स्पेशल टाइप का पैलेडिन है जो कोई पावर यूज नहीं कर सकता। अगली हेज नाम की लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैं कोलोसिया के स्पिरिट्स को सर्व करने वाली एक क्लेरिक हूँ। कटाल उसे पूछता है कि वह इतनी झिझक क्यों रही है, जबकि क्लेरिक्स अपने काम पर गर्व करते हैं। वह समझाती है कि क्योंकि कोलोसिया झूठ और धोखे का स्पिरिट है, इसलिए लोग उसे अच्छी नजर से नहीं देखते। जब वे लोग बात कर ही रहे होते हैं, कैप्टन फिर से दरवाजा खोलता है और कहता है कि अगर सब लोग तैयार हैं तो उन्हें चलना चाहिए।
पूरी पार्टी बिना देर किए उसके पीछे जाती है और वे आखिरकार डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। वहां कैप्टन उन्हें डंजन का एंट्रेंस दिखाता है और समझाता है कि यह एक 3 फ्लोर का डंजन है जिसमें अनडेड मॉन्स्टर्स हैं। उनका मिशन उसे पूरी तरह से क्लियर करना है और इंपॉर्टेंट एविडेंस के साथ वापस आना है। ये सुनकर कटाल रेड शुरू करता है और कैजुअली कैसेंट से पूछता है कि क्या उसने कोई प्लान सोचा है। ये सुनकर चोर अचानक घबरा जाता है और उसे सर कटाल कहकर बुलाता है। हमारा हीरो उसे कहता है कि वह उसके नाम के साथ सर लगाना छोड़ दे क्योंकि वे एक टीम है। कैसेंट ये सुनता है और नॉर्मल बिहेव करने का फैसला करता है। तो बिना झिझक के वो कहता है कि कटाल और वॉरियर फ्रंट लाइन संभालेंगे, जबकि वह ट्रैप्स चेक करेगा और हेज उन सब को पीछे से सपोर्ट करेगी। कटाल सच में उसके इस क्लीन फॉर्मेशन से इंप्रेस्ड हो जाता है और दूसरे दोनों भी ये बात मानते हैं। तो इसके साथ टीम अपना एक्सप्लोरेशन शुरू करती है डंजन के अंदर। हेज चुपके से अपने मन में सोचती है कि यह जगह बहुत ज्यादा डार्क है। चोर को शक होता है क्योंकि आसपास कोई भी आर्म ट्रैप्स या ट्रिक्स नहीं है। अचानक वह सबको रुकने को कहता है क्योंकि आसपास मॉन्स्टर्स हैं। उसे कुछ साफ साफ नहीं दिखता, लेकिन जमीन पर बोन्स के टुकड़े बिखरे हुए हैं जो स्केलेटन मॉन्स्टर्स के हैं। ये मॉन्स्टर्स पास आने पर अटैक करते हैं। कैसेंट सोचता है कि गार्ड्स को शायद पता था कि ये डंजन बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इसे सिर्फ एक आइडेंटिटी टेस्ट बताया और इस डंजन को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं ताकि वे शक करने वाले लोगों को चुपके से खत्म कर सकें। कटाल ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तो कैसेंट उसे समझाता है कि स्केलेटन्स एंडेड मॉन्स्टर्स होते हैं जो अपने हाथ पैर खो देने के बाद भी मूव कर सकते हैं, और क्योंकि वे सब हड्डियों के बने होते हैं इसलिए उनका डिफेंस बहुत हाई होता है। वो हेज को अपनी पावर्स तैयार करने को कहता है, टायरन्स को अपनी शील्ड रेडी रखने का इशारा करता है और कटाल को भी सावधान रहने का कहता है क्योंकि यह डंजन उनके सोच से ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कैसेंट सबको कहता है कि वे स्केलेटन्स को डिस्ट्रैक्ट करने पर फोकस करें ताकि वे एक ओपनिंग ढूंढ सकें और उनकी गर्दन पर वार कर सकें क्योंकि वह एक कमजोर जगह है और स्केलेटन को ठीक से मारने का यही एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैसे ही कटाल एक स्केलेटन के पास जाता है उसके और करीब वो अचानक खड़ा हो जाता है जबकि दूसरे लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अटैक करने के बजाय कटाल स्केलेटन को इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि स्केलेटन उसी जगह पर धूल में बदल जाता है। सब लोग बस शॉक में देखते रह जाते हैं और कटाल एक बड़ी स्माइल के साथ कैसेंट की तरफ मुड़ता है, कहता है कि वह सही था, अगर सर पर मारो तो वे मर जाते हैं। लेकिन बेचारा कैसेंट कंफ्यूजन में बस हंसने लगता है क्योंकि उसका यह मतलब नहीं था। स्केलेटन्स पक्की हड्डियों के बने होते हैं और वे डंजन के माना से और भी पावरफुल हो जाते हैं, जिससे एक आम तलवारबाज के लिए उन्हें एक वार में काटना लगभग इम्पॉसिबल होता है। उन्हें हराने का एक ही तरीका है कि उनकी गर्दन की हड्डियों पर बार बार वार किया जाए जब तक वे टूट न जाएं, और एक खोपड़ी को नॉर्मल तरीके से तोड़ना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होना चाहिए। कैसेंट को पहले से पता था कि बारबेरियन स्ट्रांग है, लेकिन इस लेवल की पावर उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा है और अब वह सीरियसली सोचता है कि क्या कटाल इंसान भी है। सब लोग बस धूल के ढेर को देखते रह जाते हैं जबकि हमारा हीरो बस कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़े डरे हुए वे सब उसके ऑर्डर देते ही उसकी तरफ दौड़ते हैं। कटाल उन्हें कहता है कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जिससे कैसेंट एग्री करता है। भले ही टायरन्स और हेज बस ये दुआ कर रहे हैं कि वे जिंदा बाहर निकल पाएं। जैसे ही वे लोग डंजन एक्सप्लोर करते रहते हैं, कटाल अचानक जमीन पर एक खोपड़ी देखता है और उसके पास कुछ और स्केलेटन्स भी हैं। बाकी तीनों तैयार हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस बार शायद उन्हें कटाल की मदद करनी पड़ेगी। तभी कटाल उनकी तरफ मुड़ता है और पोलाइट तरीके से एक फेवर मांगता है। तीनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, सोचते हैं कि उसे इस सिचुएशन में उन जैसे स्क्रब से कैसी मदद चाहिए होगी। वह उन्हें कहता है कि वह स्केलेटन से अकेले डील करना चाहता है क्योंकि वह कुछ ट्राई करना चाहता है। कैसेंट कंधे उचकता है और कहता है कि वह जो चाहे कर सकता है और हेज और टायरनस भी उसे जाने देते हैं। वे पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि वह कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। कटाल उन्हें थैंक्स कहता है। जैसे ही एक स्केलेटन खड़ा होता है, कटाल स्केलेटन के असेंबल होने के तरीके से पूरा क्यूरियस है और सोचता है कि यह सब कैसे जुड़े हुए हैं। स्केलेटन एक फुल स्विंग के साथ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार से कटाल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन कटाल बिना किसी मेहनत के ब्लेड को 2 उंगलियों के बीच पकड़ लेता है और ब्लेड को टिन की तरह तोड़ देता है। वह पूछता है कि अब स्केलेटन क्या प्लान कर रहा है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं झिझकता। वह ऊंचा उछलता है और एक और अटैक करता है। हमारा हीरो स्मूथली स्ट्राइक को डॉज करता है। स्केलेटन का हाथ पकड़ता है और इस दुबले पतले चीज से पूछता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो क्या होगा। वह हाथ को जमीन पर दे मारता है और उसे धूल में बदल देता है और स्केलेटन बस वहीं खड़ा रह जाता है, अपने गायब हुए हाथ को कंफ्यूजन में घूरता रहता है।
फिर वह कूल बनने की कोशिश करता है, तलवार को किक करके हवा में एक गैंगस्टर की तरह, और उसे अपने दूसरे हाथ में पकड़ लेता है ताकि अपनी अनडेड लाइफ के लिए लड़ सके। लेकिन कटाल की बुलिंग वहीं नहीं रुकती। स्केलेटन फिर से अटैक करता है, लेकिन हमारा बारबेरियन उसका बचा हुआ हाथ भी पकड़कर नोच देता है और उसे भी पहले की तरह धूल में बदल देता है। बेचारा स्केलेटन फिर भी हार नहीं मानता और अपने टूटे हुए हाथों को उस पर फैलाने लगता है। हमारा हीरो उसे पकड़ता है और दाएं हाथ को भी पूरा क्रश कर देता है। वह सच में इम्प्रेस्ड होता है कि स्केलेटन अपने बॉडी पार्ट्स को बदल सकता है और उसमें इतनी इंटेलिजेंस है, जबकि बाकी पार्टी बस शॉक में देखती रहती है। वे सब बेचारे स्केलेटन को सर्कस में देखते हैं। हेज ये सब होते हुए देखकर कांपने लगती है, जबकि कैसेंड और टायरनस ऐसे लगते हैं जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल चुकी हो। उस पल उन्हें सच में फील होता है कि एक रियल बारबेरियन किस तरह का मॉन्स्टर होता है। जब कटाल टूटे हुए स्केलेटन के सामने एक प्राउड डरावनी स्माइल के साथ खड़ा होता है, जैसे कोई विलन है, बाकी सब उसे घूरते हैं। वह लंबा आदमी ब्रूट फोर्स से स्केलेटन के सर को अलग कर देता है और उसे जमीन पर फेंक देता है, पूरी तरह से एक साइको की तरह लगते हुए। फिर उसे अजीब लगता है कि क्रिएचर सच में अपने सर के बिना मूव नहीं कर सकता। उसके बाद उसे एक विलेन की तरह अपने पैर से कुचल देता है। ये सीन देखकर बाकी तीनों की आत्मा कांप जाती है। जब कटाल डर के लिए माफी मांगता है, एक डेमन की तरह एक्ट करने के बाद, वे सब उससे पूरी तरह से डरे हुए हैं। कैसेंड घबराकर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और पोलाइट तरीके से सर कटाल से रिक्वेस्ट करता है कि वह जितना चाहे उतना टाइम ले सकता है। हमारा हीरो बस सर हिलाता है, सिचुएशन को बिना समझे, और कहता है कि उसे खुशी है कि वे इतने पोलाइट हैं। उसके साथ वह कहता है कि उन्हें और अंदर जाना चाहिए, और बाकी तीनों जल्दी ही उसकी बात मान जाते हैं, जैसे कि वे बंदूक की नोक पर हों। थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग आखिरकार स्टेयर्स तक पहुंचते हैं, जो डंजन के सेकंड फ्लोर पर जाती हैं। जैसे ही वे नए फ्लोर में एंटर करते हैं, कैसेंड सजेस्ट करता है कि आगे एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कटाल मान जाता है और कहता है कि उन सब के लिए थोड़ी देर आराम करना बेहतर होगा। ये सुनकर कैसेंड सच में बहुत खुश हो जाता है कि लॉर्ड बारबेरियन ने उसकी छोटी सी रिक्वेस्ट को मान लिया। जब वे लोग आराम कर रहे होते हैं, वे तीनों एक कोने में बैठे हैं, जबकि कटाल दूसरे कोने में चुपचाप बैठा है और कोई कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक हमारा हीरो बोलता है कि उसे उनसे डंजन के बारे में कुछ पूछना है। सब लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या जानना है। हमारा हीरो थोड़ा शर्मिंदा लगता है, लेकिन फिर भी मानता है कि इस तरह की चीजों के बारे में उसकी नॉलेज बहुत कम है। तो हेज थोड़ा पैनिक करती है और कहती है कि सीखने की इच्छा रखना एक अच्छी बात है और वह खुद भी नॉलेज की भूखी है। परमिशन मिलने के बाद कटाल कहता है कि यह डंजन टेरिटरी के बहुत पास है और पूछता है कि क्या अंदर के मॉन्स्टर्स के बाहर भागने की कोई चिंता नहीं है। हेज कामली समझाती है कि नॉर्मल कंडीशंस में मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर नहीं आते, लेकिन ऑफ कोर्स रेयर एक्सेप्शंस होते हैं और ऐसे केसेस तुरंत रिपोर्ट किए जाते हैं और उनका हल निकाला जाता है। कैसेंड कन्वर्सेशन में कूद पड़ता है और कहता है कि क्योंकि डंजन्स एक अनजान तरह की नेचुरल डिजास्टर हैं, इसलिए उनका अपीयरेंस अलग अलग होता है। कुछ केव्स की तरह दिखते हैं, जबकि कुछ टावर्स की तरह, लेकिन ज्यादातर डंजन्स हमेशा किसी न किसी वजह से पॉपुलेटेड एरियाज के पास ही आते हैं। यह सुनकर कटाल को समझ आता है कि यह डंजन यहाँ क्यों है, और हेज उसे बताती है कि जब कोई डंजन आता है तो लोकल लॉर्ड उसके डेंजर लेवल को असेस करता है और उसके हिसाब से गार्ड्स या मर्सनरीज को भेजता है। पर कभी कभी उनके जैसे आउटसाइडर्स को भी उसे क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। यह सब सुनने के बाद हमारे हीरो को यह इंटरेस्टिंग लगता है कि डंजन्स कभी टेरिटरी के अंदर नहीं आते, और कैसेंड कंफर्म करता है कि यह सही है क्योंकि वे हमेशा एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही बनते हैं। उसका चेहरा खुशी से चमक जाता है और कटाल पूछता है कि क्या एक सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट के लिए कोई रिवॉर्ड मिलता है, और हेज इस बात को कंफर्म करती है। कहती है कि फाइनल फ्लोर पर एक बॉस उनका वेट कर रहा है। अगर वे उसे हरा देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, स्पेशली क्योंकि यह डंजन काफी बड़ा है और बॉस भी उतना ही मुश्किल है। हमारा हीरो यह सुनकर जोर से मुस्कुराता है और बुदबुदाता है कि यह तो एक गेम की तरह है। और जब हेज द नन क्यूरियस होकर पूछती है कि उसका क्या मतलब है, वह सवाल से बचकर कहता है कि वह बस अपने आप से बात कर रहा था। फिर वह कहता है कि उसे एक और चीज पूछनी है, और फिर पूछता है कि आखिर यह डंजन्स बनाता कौन है। यह सवाल सुनकर हेज सच में हैरान हो जाती है। वह उसे बताती है कि उन्हें कोई नहीं बनाता क्योंकि उन्हें नेचुरल फिनोमेना माना जाता है। लेकिन हमारा हीरो समझाता है कि अगर सच में ऐसा है तो इसमें अभी भी बहुत अजीब डिटेल्स हैं। पहली बात तो यह है कि वे हमेशा पॉपुलेटेड जगहों में ही क्यों आते हैं, जैसे कि वे खुद कह रहे हो कि हमें एक्सप्लोर करो। ऐसा लगता है जैसे वे लोगों को ट्रेजर से अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि किसी नेचुरल चीज के लिए बहुत ज्यादा प्लान किया हुआ लगता है। हेज सोचती है कि वह जो कह रहा है वह सच में बहुत सही लगता है, लेकिन वह मानती है कि उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। कैसेंड को भी यह सब बहुत सस्पिशियस लगता है, लेकिन कहता है कि क्योंकि इसे उनकी दुनिया की एक सच्चाई की तरह पढ़ाया गया था तो उसने कभी सवाल नहीं उठाया। ये एक वेल नोन फैक्ट है, इसलिए शक करने की कोई वजह नहीं थी।
लेकिन कैसेंट सोचता है कि ये बारबेरियन इतना स्मार्ट कैसे है कि वह दुनिया की सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। जितना उसे पता है, बारबेरियंस को तो ब्रेनलेस सैवेजेस होना चाहिए, लेकिन कटाल एक टिपिकल बारबेरियन की डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता। हमारे हीरो को उनकी इनसाइट्स काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं और फिर वह पूछता है कि क्या सब लोगों ने काफी आराम कर लिया है। जब सब लोग जवाब देते हैं कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, वो उन्हें डंजन में और अंदर ले जाता है। काफी देर तक घूमने के बाद ब्लैंक्स उन्हें अचानक एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है। कैसेंट समझाता है कि यह एक प्रॉपर ट्रेजर चेस्ट है और यह लेवल्स के अंदर छुपा हुआ रिवॉर्ड्स में से एक है, पर इसे सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब तुम इसे पहले अनलॉक कर सको। कैसेंट चेस्ट को देखता है और सोचता है कि इस क्वालिटी की चीज खोलने के लिए लॉक पिकिंग के मास्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस लेवल के स्किल वाला बंदा ऐसी जगह में नहीं होगा। इसलिए उसे लगता है कि उन्हें शायद चेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कटाल उसे आगे बढ़कर लॉक खोलने को कहता है, क्योंकि यह एक ट्रेजर चेस्ट है और चोर होने के नाते उसका काम यही है। वह रिपीट करता है कि उसकी टीम में यही उसका एकमात्र काम है, पर कैसेंट को पसीने आने लगते हैं। वह सोचता है कि प्रॉब्लम यह है कि अगर वह सच में इस लायक होता तो वह इस बेकार डंजन में नहीं होता। वह तो बस एक सस्ता निंजा है, फूड चेन के सबसे नीचे वाला एक किसान जिसको चोरों की गिल्ड भी नहीं मानती। लेकिन वह ये मान नहीं सकता, जबकि बारबेरियन को उससे इतनी उम्मीद है। अगर वह कहता है कि वह नहीं कर सकता तो कटाल का पूरा एक्साइटमेंट तुरंत डिसपॉइंटिंग गुस्से में बदल जाएगा और एक बारबेरियन को डिसपॉइंट करने का अंजाम उसे उस बेचारे स्केलेटन जैसा बना सकता है। तो आखिर में वह ट्राई करने का फैसला करता है। वह अपना लॉक पिकिंग गियर निकालता है, जबकि कटाल उसके पीछे से एक बच्चे की तरह एक्साइटमेंट से एक असली चोर को काम करते हुए देख रहा है। हमारा हीरो उसके ऊपर झुका हुआ है और डिटेल्स की तारीफ कर रहा है। कैसेंट हर लॉक पिकिंग ट्रिक को याद करने की कोशिश करता है जो उसने दूसरे चोरों के लिए पोर्टर का काम करते हुए देखा था। वह पूरा फोकस करता है, सोचता है कि अगर वह इस चेस्ट को नहीं खोल पाया तो वह तो मरने वाला है, और इस प्रेशर से उसकी हिडन स्किल क्राई ऑफ द सोल एक्टिवेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद कैसेंट को अचानक एक हल्की आवाज सुनाई देती है और कटाल सोचता है कि उसने कुछ तोड़ दिया होगा, लेकिन असल में चेस्ट का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगता है और यह देखकर कैसेंट इतना खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। हेज को यकीन नहीं होता कि उसने सच में ये कर दिखाया, क्योंकि उसने हमेशा सुना था कि सिर्फ स्किल्ड चोर ही ट्रेजर चेस्ट को खोल सकते हैं, और खुद इसे देखकर उसे लगता है कि कैसेंट एक प्रो है। हमारा हीरो भी उसकी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस से काफी इंप्रेस्ड है और उसे उसके अच्छे काम के लिए तारीफ करता है, जबकि कैसेंट ऐसे दिखाता है जैसे उसने यह जानबूझकर किया हो। उसे खुद भी नहीं पता कि उसने यह कैसे किया। वह हमेशा से सबसे अच्छी लाइफ जीने पर फोकस करता था, पर जो कुछ उसने किया उसके बाद वह सवाल करने लगता है कि उसकी अच्छी लाइफ क्या थी और क्या वह पूरे समय झूठ में जी रहा था। जब कैसेंट इस सबसे चुपचाप डिप्रेस्ड है, कटाल कैजुअली पूछता है कि उन्हें जो रिवॉर्ड मिला है उसकी वैल्यू क्या है। हेज उसे बताती है कि इतनी क्वांटिटी में कोई भी एक नॉर्मल फैमिली को पूरे महीने आराम से खिला सकता है, और वह भी एक लग्जरियस महीने। ये सुनकर कटाल मुस्कुराता है और कैसेंट से कहता है कि वह इन कीमती रिवॉर्ड्स का ख्याल रखे। कैसेंट चेस्ट से चीजें बाहर निकालता है, पर जब वह चुपके से कुछ चीजें अपने थैले में डालने की कोशिश करता है तो वह पकड़ा जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है, पर वह अजीब तरीके से बिहेव करता है जैसे कुछ गलत नहीं है। बाद में उन्हें जमीन पर हड्डियों का एक ढेर मिलता है और देखने से लगता है कि यहाँ 4 स्केलेटन्स हैं। तो हमारा बारबेरियन कहता है कि वह 3 स्केलेटन्स का ख्याल रखेगा और आखिरी एक को बाकी सबके लिए छोड़ देगा। सब लोग प्लान से एग्री करते हैं और सोचते हैं कि क्या यह सच में एक रियल बैटल है। जैसे ही वे लोग धीरे धीरे रेंज में आते हैं, उस ढेर के स्केलेटन्स असेंबल होने लगते हैं। जब वे डरावने स्केलेटन्स पार्टी पर भयंकर तरीके से चिल्लाते हैं, सब लोग लड़ाई के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं और कटाल कॉन्फिडेंट होकर स्केलेटन्स को कहता है कि आओ। कैसेंट पहले चार्ज करता है और एक क्लीन हिट मारता है, लेकिन जैसे ही बाकी 3 स्केलेटन्स उस पर ग्रुप अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमारा हीरो कैजुअली उन्हें अपनी बड़ी बाहों से पकड़कर पीछे से गले लगा लेता है ताकि वे लड़ाई में इंटरफेयर ना करें। वह उन्हें कहता है कि वे बीच में ना आए, क्योंकि वह देखना चाहता है कि उसके टीममेट्स अकेले कैसे लड़ते हैं। कैसेंट फिर से स्केलेटन की तरफ दौड़ता है और अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन वह अभी भी उसे मारने के लिए काफी नहीं है। स्केलेटन फिर से अटैक करने के लिए घूमता है, जिसको टायरनस अपनी बड़ी शील्ड से रोकने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच हेज टायरनस की तलवार पर शैडो ऑफ कंफ्यूजन कास्ट करती है और वह उसे स्केलेटन की गर्दन पर एक और पावरफुल स्ट्राइक मारने के लिए यूज करता है। इस क्लीन अटैक के रिजल्ट में स्केलेटन की मोटी गर्दन की हड्डी पर एक क्रैक पड़ जाता है। एक फ्रेश पार्टी से ये कोऑर्डिनेशन देखकर कटाल सच में इंप्रेस्ड हो जाता है और सोचता है कि अजनबियों के एक ग्रुप के लिए इतना स्मूथली एक साथ काम करना बहुत रेयर है।
इसके साथ वह तुरंत उन 3 स्केलेटन्स को मैजिकल पाउडर में बदल देता है और फैसला करता है कि अब जब उसने शोर मचाने वाले डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया है तो वह शो का मजा लेगा। जब बाकी 3 उसे वहां खड़े होकर शांति से उन्हें ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं, वे लोग तुरंत समझ जाते हैं कि बारबेरियन उन्हें टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और अगर उन्होंने थोड़ी सी भी वीकनेस दिखाई तो वे गए। तो यह साबित करने के लिए कि वे कमजोर नहीं हैं, वे तीनों उस बेचारे स्केलेटन पर हमले करते हैं, जबकि वह शांति से वहां खड़ा रहता है ताकि वह हमले लिए खुद को पहले से तैयार रखे। आखिरी स्केलेटन भी फाइनली खत्म हो जाता है। वे तीनों एक साथ बैठ जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं और छोटी सी लड़ाई से एक एवरेज इंसान की स्किल्स को कैजुअली असेस करने के बाद हमारा हीरो सोचने लगता है कि मेलना के साथ वेस्टलैंड में आए हुए इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। जब वे तीसरे फ्लोर पर जाते हैं तो स्केलेटन्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि कटाल आगे से लीड कर रहा है, पार्टी बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ पाती है और ये डंजन ऐसा लग ही नहीं रहा था क्योंकि उसने रास्ता बहुत आसान बना दिया था। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार डंजन के सबसे अंदर वाले हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां पूरे डंजन का बॉस स्केलेटन नाइट एक थ्रोन पर अजीब तरीके से बैठा है। स्केलेटन नाइट को पास से देखकर बाकी तीनों पूरी तरह से डर जाते हैं और हेज को समझ नहीं आता कि ऐसी कोई चीज यहाँ क्यों होगी। कटाल पूछता है कि क्या यह स्केलेटन उन सब से अलग है जिससे वे अब तक मिले हैं, और वह जवाब देती है कि यह उन सब से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वह समझाती है कि स्केलेटन नाइट एक पावरफुल मॉन्स्टर है जो एक लंबी तलवार और एक भारी शील्ड दोनों को यूज करता है। उनके पास इसके खिलाफ बिल्कुल चांस नहीं है जब तक कि उनके साथ एक एलीट नाइट के लेवल का फाइटर ना हो, इसलिए इस लड़ाई में उनके जिंदा बचने के चांसेस अभी लगभग 0 हैं। हमारा हीरो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि अगर वे इसे क्लियर नहीं कर पाते और पीछे हटने का फैसला करते हैं तो क्या होगा। हेज समझाती है कि टेरिटरी कंफर्मेशन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजेगी और अगर यह सच होता है तो इसे अथॉरिटीज द्वारा जल्दी ही हल कर लिया जाएगा। यह सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो काफी रीजनेबल लगता है। उससे पहले कि वह सीधा स्केलेटन नाइट की तरफ चलना शुरू करता है, ये देखकर बाकी तीनों बस वहीं खड़े रह जाते हैं, इस कंफ्यूजन में कि वह आखिर करना क्या चाहता है। जैसे ही वह करीब जाता है, स्केलेटन नाइट की आंखों के अंदर का रंग अचानक गहरा लाल हो जाता है और वह अपनी लंबी नींद से जाग जाता है। ये देखकर कि स्केलेटन पहले से असेंबल्ड है, हमारा हीरो समझ जाता है कि बॉस बाकियों से अलग है। तभी बॉस अपनी तलवार को पीछे खींचता है और हेज तुरंत समझ जाती है कि वह क्या करने वाला है, तो वह तुरंत एक बैरियर कास्ट करती है ताकि सबको स्केलेटन नाइट की तलवार से निकलने वाली मासिव एनर्जी बीम से बचा सके। लेकिन वह जल्दी ही समझ जाती है कि उसकी पावर्स बहुत वीक हैं और बैरियर को पूरी तरह टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ टायरनेस ही अपनी पूरी पावर से अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जबकि हेज बेचारी हवा के लिए हिचकियां लेती है। पैलेडिन मुश्किल से उस पावरफुल वॉर को रोक पाता है, पर जो उसे सच में शॉक करता है वो ये है कि एक मॉन्स्टर का एक ही वार एक मैजिकल बैरियर और एक फ्रंट लाइन टैंक दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है, जो साफ साफ बताता है कि यह हैवी आर्मर वाला बॉस बिल्कुल भी मजाक नहीं है। उस पल स्केलेटन उसे गुस्से से घूरता है और अचानक पूरी स्पीड से उस पर हमला करता है, लेकिन हमेशा की तरह वह शांत और निश्चिंत वहां खड़ा रहता है। फिर बॉस को इतनी जोर से मारता है कि उसकी हड्डियां उसी जगह पर लिटरली हवा में उड़ जाती हैं। एक पूरी स्पीड से आते हुए ट्रक जैसी टक्कर खाने के बाद बेचारे स्केलेटन का ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है, जिससे रूम में खड़े सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इसी बीच हमारा बारबेरियन कैजुअली अपने हाथ झाड़ता है और थोड़ा डिसपॉइंटेड होता है कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। तभी उसकी नजर एक इंटरेस्टिंग चीज पर पड़ती है और वह तुरंत कैसेंड को चिल्लाता है और कहता है कि वह अभी इधर आए। डंजन के नीचे रखे एक फैंसी ट्रेजर चेस्ट को देखते हैं और चोर से पूछता है कि क्या वह उसे खोल सकता है। कैसेंड तुरंत मना कर देता है और साफ साफ कहता है कि यह उसके लेवल से बहुत ऊपर है, क्योंकि लॉक हाई ग्रेड है और उसके पास इसे हैंडल करने की स्किल नहीं है। ये कहने के बाद कैसेंड एक आह भरता है और बुदबुदाता है कि कितना शर्मनाक है कि उन्हें ट्रेजर मिला, पर वे उसे खोल नहीं सकते। तभी वह देखता है कि बारबेरियन गुस्से में आकर वुडन चेस्ट को इतनी जोर से मारता है कि उससे घिसने की वजह से धुआं निकलने लगता है। टायरनेस और हेज भी डरे हुए घूरते हैं, जब वह मुस्कुराता है और डिक्लेयर करता है कि वायलेंस से मिले हुए रिवॉर्ड्स हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। उसके बाद वह कैसेंड को कहता है कि जो कुछ भी अंदर है उसका ख्याल रखें, और चोर को यह अजीब लगता है कि किसी ने सच में एक ट्रेजर चेस्ट को ऐसे तोड़ दिया। उसे और भी हैरानी होती है कि उसे पहली बार में उसे खोलने के लिए क्यों कहा गया था, जबकि वह बंदा खुद ही इसे तेजी से कर सकता था। खैर, यह सब हो जाने के बाद पार्टी आखिरकार डंजन से बाहर निकलती है और जैसे ही वे बाहर आते हैं, कटाल हैरान हो जाता है। बिना किसी वार्निंग के डंजन के एंट्रेंस की छत गिर जाती है, लेकिन कैसेंड इस पर मुश्किल से रिएक्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि डंजन्स पूरी तरह से क्लियर होने के बाद ऐसे ही गायब हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने कोई सीक्रेट रूम नहीं छोड़ा है। यह सुनकर कि सीक्रेट रूम्स भी होते हैं, वह और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है फ्यूचर के डंजन डाइव्स के लिए
और अगली चीज के बारे में जो उसे मिल सकती है। बॉर्डर पर वापस आकर गार्ड बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो डॉजी पार्टी किसी तरह जिंदा और ठीक वापस आ गई है। गार्ड के चेहरे पर पसीना आने लगता है जब वह घबराकर कटाल और दूसरों से पूछता है कि कैसा रहा, और बारबेरियन खुशी से उसे बताता है कि बहुत मजा आया। गार्ड उस एनर्जी से थोड़ा परेशान लगता है, पर फिर भी वह अगले स्टेप पर बढ़ता है, जो कि उन सबको एक एक करके पूछताछ करना है कि डंजन के अंदर क्या हुआ था। सबसे पहले हेज आती है और वह शांति से कहती है कि उसे मिशन के दौरान कोई अजीब या प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं दिखी। लेकिन कैप्टन को यकीन नहीं होता और वह सवाल करता है कि क्या उसे सच में लगता है कि एक बारबेरियन को डोमेन के अंदर आने देना सही है। यह सुनकर वह थोड़ी अनसर्टेन हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इंटरव्यू का उद्देश्य किसी भी पोटेंशियल रिस्क को पहचानना है। उसके बाद कैसेंड आगे आता है और कहता है कि कटाल किसी माइंडलेस बारबेरियन जैसा नहीं लगता जो किसी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। गार्ड यह सुनकर शॉक्ड लगता है कि इतनी ज्यादा ताकत वाला कोई इंसान उसका गलत यूज नहीं करता या अपने टीममेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो उसे बहुत अजीब और नोट करने लायक लगता है। आखिर में जब कटाल की बारी आती है, वह हर पार्टी मेंबर के बारे में फेयर कमेंट्स देता है और जहां जरूरी हो सच्ची तारीफ करता है। यह सुनकर गार्ड फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर जिन लोगों को वह डंजन्स में भेजता है वे बाद में एक दूसरे पर दोष लगाते हैं या बुराई करते हैं। सबको सुनने के बाद वह उन्हें टेरिटरी में घुसने की परमिशन दे देता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि अगर वे थोड़ी सी भी दिक्कत करते हैं तो उन्हें किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। फिर वह कटाल को डंजन क्लियर करने के रिवॉर्ड के रूप में कॉइन्स से भरी एक बड़ी थैली देता है, और वह भी उसमें से कुछ निकालने की नहीं सोचता, क्योंकि उसे कटाल के चेहरे पर एक शांत स्माइल दिखती है। इसके साथ कटाल अपने पार्टी मेंबर्स की तरफ मुड़ता है और उन्हें कहता है कि वे अपने हिस्से का रिवॉर्ड ले लें। वो लोग जल्दी से मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इंसिस्ट करता है कि यह फेयर है। वह फिर बोलता है कि सब मिलकर थोड़ी ड्रिंक्स ले लें अपने पहले मिशन के कंप्लीट होने की खुशी में, और वे सब घबराते हुए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वे बारबेरियन को ना कैसे बोलें। फिर यह ग्रुप मेन गेट की तरफ चल पड़ता है, जबकि गार्ड पीछे से कटाल को बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। अब भी उसे शक है। वह जानता है कि यह बंदा इतना पावरफुल है कि एक ही हिट में डंजन बॉस को नॉकआउट कर सकता है। इसका मतलब वह नाइट लेवल पर है या उससे भी ऊपर के लेवल पर। इसलिए गार्ड चुपके से अपने आदमियों को बोलता है कि कटाल पर नजर रखें, जबकि वह खुद लॉर्ड से बात करने चला जाता है। लॉर्ड के बड़े पैलेस में कैप्टन को परमिशन मिलती है और वह प्राइवेट चैम्बर्स में दाखिल होता है। अंदर लूक बार्कन, जो गैंड्रा किंगडम के बार्कन डोमेन का लॉर्ड है, शांति से पूछता है कि क्या कोई खास मसला है। कैप्टन उसे बताता है कि वह बारबेरियन जिसकी अफवाहें थीं आ गया है। आगे बढ़ते हुए लॉर्ड लूक बार्कन कैप्टन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसने बारबेरियन को इस एरिया में आने की परमिशन दी थी। कैप्टन हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है कि उसने यह सोचकर परमिशन दी थी कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉर्ड बार्कन सोचता है कि कैप्टन कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा है, तो कैप्टन समझाता है कि यह बारबेरियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है और आगे चलकर कोई बड़ा मसला बना सकता है। यह सुनकर लॉर्ड बार्कन आगे झुकता है और पूछता है कि वह कितना स्ट्रांग है। कैप्टन बताता है कि उस बंदे ने एक स्केलेटन नाइट को एक ही वार में हरा दिया। यह सुनकर लॉर्ड बार्कन सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि स्केलेटन नाइट को हराना ट्रेंड नाइट्स या उससे भी हायर लेवल वालों का काम है। फिर भी इस एक बारबेरियन, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास दिमाग नहीं होता, उसने एक ही हिट में स्केलेटन नाइट को खत्म कर दिया। बस कंफर्म करने के लिए लॉर्ड बार्कन दोबारा पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि यह बारबेरियन फर्स्ट रैंक का है, और कैप्टन जवाब देता है कि ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। फिर बार्कन एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इस बार कैप्टन बोलता है कि हो सकता है वह इससे भी ज्यादा पावरफुल हो। यह जवाब लॉर्ड बार्कन को पसंद नहीं आता। वह सोचता है कि इतना पावरफुल बारबेरियन हमारे लिए किसी दिन बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि बारबेरियन सिर्फ एक रूल से जीते हैं कि पावर ही सब कुछ है। वो कैप्टन को हुक्म देता है कि उसे बुलाओ, लेकिन कैप्टन थोड़ी देर सोचकर बोलता है कि क्या यह सच में सही आइडिया है। लॉर्ड बार्कन शांति से समझाता है कि इतने पावरफुल बंदे को अपनी टेरिटरी में बिना चेक किए बुलाना खतरनाक हो सकता है, तो लॉर्ड सोचता है कि वह उससे खुद मिलेगा। कैप्टन को अभी भी लगता है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन लॉर्ड उसे याद दिलाता है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसका पर्सनल नाइट उसके पास है। फिर वह नाइट की तरफ मुड़ता है और उसे पूछता है कि वह इस बारे में क्या कहता है। नाइट बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है कि वह बारबेरियन कितना ही पावरफुल हो, उसके पास दिमाग नहीं है। नाइट बताता है कि उसके पास स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल है, जो उसने स्वॉर्ड मास्टर से सीखी है, इसलिए वह बारबेरियन इसके सामने टिक नहीं पाएगा।
लॉर्ड बार्कन हुक्म देता है कि बारबेरियन को लाओ ताकि वह खुद इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। इधर हमारा हीरो कटाल अपने ग्रुप के साथ बैठा है और खाना एंजॉय कर रहा है। दूसरे सब बैठे चुपचाप देखते रहते हैं कि वह कैसे भूखे की तरह चुपचाप खाता जा रहा है। वह अपना मग जोर से टेबल पर पटकता है और बड़े जोश से बोलता है कि खाना कितना मजेदार है और यह जगह कितनी शांत लगती है। वह सबको बोलता है कि उनका जो दिल चाहे खाएं और फुल मजे करें, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। फिर वह अलेक्जेंड्रो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसके पास क्या डिवाइन पावर्स हैं, क्योंकि डंजन में साथ चलते वक्त उसने अलेक्जेंड्रो को कोई ऐसी पावर यूज करते नहीं देखा था। अलेक्जेंड्रो अपना सिर खींचता है और बोलता है कि वह अभी ट्रेनिंग में है और उसने अपना फुल पोटेंशियल अभी तक अनलॉक नहीं किया। कटाल कहता है कि यह शर्मनाक बात है, लेकिन उसके बाद कटाल प्रीस्टेस हेज से पूछता है कि क्या यहाँ पास में कोई टेंपल है। वह जवाब देती है कि शायद नहीं है, क्योंकि कोलोसिया ऐसी गॉड है जिस पर ज्यादातर लोग बिलीव नहीं करते और उसे झूठ और छल से जोड़ा जाता है, इसलिए लोग उसे गॉड नहीं मानते। हेज कटाल से पूछती है कि वे कितना स्ट्रांग है। सब कटाल के जवाब का वेट कर रहे हैं। वह बताता है कि उसे कोई आइडिया नहीं कि उसका रैंक क्या है, क्योंकि स्नोई वाइल्डनेस को छोड़े उसे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। कटाल अपने ग्रुप के लोगों से पूछता है कि स्केलेटन नाइट की पावर कितनी होती है। हेज जवाब देती है कि किसी को स्केलेटन नाइट का सामना करने के लिए कम से कम सेकंड रैंक होना पड़ता है और उसे एक हिट में हराने के लिए तो फर्स्ट रैंक वॉरियर होना जरूरी है। जब वे लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे, उसी समय कैफे का ओनर उनके टेबल के पास आता है और आराम से बोलता है कि वे जल्दी खाना खत्म करें, क्योंकि दुकान बंद होने वाली है। वह आदमी उस बारबेरियन से डर रहा होता है, लेकिन कटाल सबसे माफी मांगता है और चुपके से अपने ग्रुप के साथ बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ऐड कर दूंगा, इसलिए अच्छे कमेंट करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो को पुश मिल सके। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी बताना। मिलते हैं बहुत जल्द।